एवरीवन, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज़ द सेकंड नंबर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन दिस वीडियो वी आर डूइंग फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. और जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है व्हेन British Empire came into existence in India and what was the main purpose of British Empire. And the second question is what were the main features of Indian economy before the advent of British Empire. And third question is low level of economic development under colonial rule. तो ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते जाना और नोट्स को आप डेली रिवाइज करते जाना. और मैं कोशिश करूँगी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वीडियोस जो हैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ ताकि हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए जल्दी से जल्दी, और मैं जो वीडियोस है वो इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराऊँ. एंड जो वीडियो नंबर 1 है उसमें मैंने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन दी थी और उसमें मैंने कंटेंट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमने CBSE ने डिलीट किए हैं. और उसमें मैंने बताया था कि आप 90% प्लस कैसे गेन कर सकते हो. तो वो वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड लेट्स स्टार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन कैसी थी? वी नो दैट ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 200 years एंड दिस इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर. सो ब्रिटिश एम्पायर एग्जिस्टेंस में कब आई इंडिया में एंड व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ये दोनों पॉइंट्स के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दीज कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. So you can note these points. So first point is origin of British rule. British rule का origin कब हुआ? British Empire in India led by Battle of Plassey fought in 1757. So 1757 में British Empire जो था existence में आया था जब Battle of Plassey हुई थी. एंड सेकेंडली जो इसका पर्पस था, ब्रिटिश एम्पायर का जो पर्पस था, ब्रिटिश रूल का जो पर्पस था वो क्या था? फर्स्ट पॉइंट है इसका यूज इंडियन इकॉनमी एज फीडर इकॉनमी. इंडियन इकॉनमी को एज अ फीडर इकॉनमी यूज करना. सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकॉनमी, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इकॉनमी की डेवलपमेंट करना. तो उन्होंने इंडियन इकॉनमी को फीडर इकॉनमी कैसे बनाया? ओनली रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रख दिया उन्होंने इंडिया को. इंडिया की इमेज रेपुटेशन इतनी अच्छी थी ट्रेड में, इंडिया का सिल्क, इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब बहुत पॉपुलर थे थ्रू आउट वर्ल्ड. लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रख दिया. रॉ मटेरियल भी किसको सप्लाई करने थे? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को ही सप्लाई करने थे उन्होंने, बिकॉज उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई थी जिसमें सिर्फ इंडिया जो था ब्रिटेन को ही रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता था. तो ब्रिटेन ने रॉ मटेरियल सप्लायर क्यों बनाया? उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश जो ब्रिटेन था उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स जो थी वो बन रही थी. तो मशीन से उन्होंने क्या बनाना था? गुड्स मैन्युफैक्चर करनी थी. गुड्स जो थे, जब वो गुड्स बन जाते थे उन्हीं रॉ मटेरियल को यूज़ करके, रॉ मटेरियल वो चीप रेट से इंडिया से ले जाते थे और उन्हीं की वो गुड्स को प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके कॉस्टली रेट्स पे इंडिया में सेल कर देते थे. तो इससे इंडिया का क्या हो गया? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हो गया. चीप रेट्स पे इंडिया से ही रॉ मटेरियल ले गए और उन्हीं जो रॉ मटेरियल्स है उन्हीं से गुड्स प्रोड्यूस करके वो इंडिया में क्या कर देते थे? उनको सेल कर देते थे. तो इंडिया का क्या हुआ? लॉस हुआ, मीन टू से इंडिया की ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ. और इसी के साथ साथ वो उन्होंने एक्सप्लॉइट करा, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज को और एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को. ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट करा? जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? लेबर, मेनली लेबर. उन्होंने क्या करा? चीप रेट्स पे चीप वेज रेट दिया उनको, कम वेज रेट दिया, लेसर वेज रेट देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लेते थे. जो इंडियन लेबरर्स थी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन थे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट कर सकते थे.
तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनवाई जाती थी, उनको यूज़ किया जाता था। तो ऐसे उन्होंने क्या करा, लेबर को एक्सप्लॉइट करा, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, और साथ ही उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंडिया के एक्सप्लॉइट करा। फिर इसके बाद, ये सब होने के बाद इंडिया में बहुत सारे स्ट्रगलर्स आए। स्ट्रगलर्स ने इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत सारी कोशिशें करी। वी नो दैट शहीद भगत सिंह, we know that about Subhash Chandra Bose ji and Mahatma Gandhi ji, and so many other leaders are also there. So after 200 years, India gained independence on 15th August 1947. Let's move on to the second point, that is low level of economic development under colonial rule or colonialism. So यहाँ पे colonial rule क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है आपको। तो व्हाट इज कलोनलिज्म? सो कलोनलिज्म में क्या होता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में सोशल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है, जिसमें 1 कंट्री रूरल कंट्री होती है और सेकंड कंट्री जो होता है वो उसकी क्या होती है, कॉलोनी होती है। तो रूरल कंट्री अपनी कॉलोनी के लिए क्या बनाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी डिटर्मिन कर सकता है, और सोशल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है ही है। तो कलोनलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। Meaning of colonialism, it refers to a system of political and social relations between two countries of which one is rural and the other is its colony. So the ruling country determines the economic policies of the dominated country. तो क्लियर हो गया आपको colonialism का मीनिंग। तो इंडिया और ब्रिटेन की बात करें तो इंडिया यहाँ पे क्या था, कॉलोनी। इंडिया क्या है, कॉलोनी। इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स के लिए, और ब्रिटेन इंडिया के लिए क्या था, रूरल। सो ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर रूल ओवर किया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं, ब्रिटिश रूल। तो कॉलोनियल रूल को हम इंडिया के लिए क्या बोलते हैं, कॉलोनियल रूल को ब्रिटिश रूल बोलते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल और कॉलोनिज्म को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉलोनियल रूल से पहले, ब्रिटिशर्स रूल से पहले या ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन कैसी थी, कौन कौन सी फीचर्स थी। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो कौन कौन सी फीचर्स थी। फर्स्ट वन इज प्रोस्पेरस इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी वॉज प्रोस्पेरस इकॉनमी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकॉनमी। इंडिया क्या था, इंडिपेंडेंट था, किसी भी कंट्री का इंडिया के ऊपर रूल ओवर नहीं था। लोग सेल्फ रिलायंट थे, मीन टू से इकॉनमी के अंदर ही जितना अपने रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड को चलाते थे, सेल्फ रिलायंट थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, एंड प्रोस्पेरस इकॉनमी। और जो इकॉनमी थी वो खुशहाल इकॉनमी थी, मतलब लोग हर हाल में खुश रहने वाले लोग थे, और रिचर इकॉनमी थी, भारत को सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। तो इंडियन इकॉनमी क्या थी, प्रोस्पेरस इकॉनमी थी। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकॉनमी। सेकेंड पॉइंट है एग्रेरियन इकॉनमी। एग्रेरियन इकॉनमी का मतलब है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड, मीन टू से एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लोग जो थे अपनी एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड कमाते थे, मतलब अपना जो जीने के लिए कमाते थे वो कहाँ से कमाते थे, एग्रीकल्चर से। एंड 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। And the third point is well-known handicraft industry. This is very important point. Well-known handicraft industries. So in the field of cotton and silk textiles, metals and precious stonework, handicraft industries were very popular. India enjoyed a worldwide market due to its reputation of fine quality of material used and the high standards of craftsmanship. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए क्यों मशहूर था इंडिया? एक तो इंडिया का जो स्पेशली सिल्क था वो बहुत मशहूर था। सिल्क का जो क्लोथ्स बनते थे, कॉटन के जो क्लोथ्स बनते थे बहुत अच्छे होते थे। सेकेंडली जो स्टोन वर्क था, इंडिया के जो क्राफ्टमैनशिप थे वो स्टोन वर्क बहुत अच्छा करते थे। जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं तो वो स्टोन से बने हुए हैं।
तो वो बहुत मशहूर था इंडिया का। एंड स्पेशली जो कह सकते हैं प्रेशियस मेटल वर्क था, इंडिया का जो वुड वर्क था, उसमें बहुत अच्छी क्राफ्ट करते थे इंडिया के लोग। तो इंडिया इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। इंडिया की एक बड़ी सारी मार्केट थी, इंडिया में ये सारी चीज़ें जो थी इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी, थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती थी। और इंडिया की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। क्यों रेपुटेशन अच्छी थी? क्योंकि इंडिया में जितने भी ये प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनती थी वो सारी फाइन क्वालिटी यूज़ करके बनती थी, और उसमें जो क्राफ्टमैनशिप थी उसका जो स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था। तो ये तो थे मेन 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? प्रोस्पेरस इकॉनमी, एग्रेरियन इकॉनमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल और कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल the economic policies persuaded by British government were concerned more with the protection and promotion of their own economic interests. Mean to say जितनी भी economic policies ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई वो किसके लिए थी? उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए थी, और जिसमें वो मेनली अपनी प्रोटेक्शन और प्रमोशन का ध्यान रखते थे। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी, उन्होंने इंडियन इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाई। सेकंड, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू इकॉनमी में क्या आ गया, इंडियन इकॉनमी में एक फंडामेंटल चेंज आया, बहुत ही बड़ा चेंज आ गया था इंडियन इकॉनमी के लिए। तो वो फंडामेंटल चेंज क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दे ट्रांसफॉर्म द इकॉनमी, द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या बनाया? रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो मेन फंडामेंटल चेंज ये आया था, इंडिया जो सेल्फ रिलायंट था, सेल्फ डिपेंडेंट था, प्रोस्पेरस था, वो सब खत्म हो गया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल था वो सारे का सारा ब्रिटेन में सप्लाई होने लगा था, वो सस्ते रेट्स पे ब्रिटेन में सप्लाई होने वाला था। तो सप्लाई होता था, उससे क्या होता था कि जो ब्रिटेन जो रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते रेट्स पे, उन्हीं को वो फिनिश गुड्स में चेंज करके वो इंडिया की मार्केट में उसको सेल कर देते थे। एंड इंडिया को क्या बना दिया उन्होंने? कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो ये गुड्स बनी होती थी ब्रिटेन से, जो गुड्स बन के आती थी वो सस्ते मिनटों से उनको इंडियंस को वो सस्ती लगती थी जब वो कंपेयर करते थे अपनी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो इंडिया की बनी होती थी। तो इसलिए धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ भी क्या होने लगी? डिक्लाइन होने लगी। तो ऐसे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो क्या हो गई? लो हो गई। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डाटा ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अंडर द ब्रिटिश रूल, level of national income and per capita income was very very low. First thing is that कि no sincere attempt was made by British government to estimate national income and per capita income. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं किया नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए या फिर पर कैपिटा इनकम को काउंट करने के लिए। और सेकेंड पॉइंट ये है कि सम इकोनॉमिस्ट हु ट्राई टू एस्टिमेट नेशनल इनकम पर दादा भाई नारोजी, विलियम डिकबई, फिंडले शिराज, VKRB राव, RC देसाई, इन सब लोगों ने नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए अटैम्प्ट्स किए। बट ऑल द एस्टिमेट्स प्रोड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट। तो इन सब ने क्या करा, जितने भी इनके एस्टिमेट्स थे वो सारे क्या थे? कॉन्फ्लिक्टिंग थे और इनकन्सिस्टेंट थे, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते थे। किसी ने जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम थी बहुत ज़्यादा शो की, किसी ने कम शो की, और किसी ने इसको जो कंट्री की नेशनल इनकम थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया, और किसी ने इसको कम बताया। तो कहने का मतलब क्या है, इनके रिजल्ट आपस में मैच नहीं करते थे। लेकिन however estimates of Dr. VKRB Rao on national income and per capita income were considered significant. तो जो VKRB राव थे उनके रिजल्ट्स को फिर भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट उनको मान लिया गया।
real output during the first half of the century was less than 2%. तो उस टाइम पे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल रियल आउटपुट कितना था? लेस देन 2%. इट वॉज वेरी वेरी लो एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर. सो कहने का मतलब क्या है, जो इंडिया की नेशनल इनकम थी और पर कैपिटा इनकम थी बहुत ज़्यादा लो थी. तो ये सारे पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी दैट वाज वेरी वेरी लो. सो इंडिया वाज टोटली कह सकते हैं अंडर ग्रोथ था. ठीक है, उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपनी इकॉनमी की ग्रोथ की ओर ध्यान दे रहे थे. तो ये तो था फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर का, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हाई वाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, व्हाट वर द मेन रीजंस. तो ये सब हम करेंगे. और इफ़ you like my videos, then subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.